हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब वो आपके किसी भी टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने सब इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू को हमने वन वर्ड फॉर्मेट देने का ट्राई किया है, जिससे आपकी वीडियो भी छोटी रहे और आपको सब समझ में आ जाए। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है और कोई सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। पूरे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं और ये हम नहीं, हमारी सीरीज के जो रिजल्ट आए हैं वो बोल रहे हैं। अगर हमारी पास्ट की वीडियोस की बात करते हैं और फिर सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर की बात करते हैं तो 85% से 95% क्वेश्चन हमारी ही वीडियो से देखने को मिले। तो इसका सीधा चालू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ी सी स्पीड में हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो सीधा अब हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, एज द ग्लोबल डिमांड फॉर डैश इंक्रीजेस, ओडिशा व्हिच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ अनटैप्ड आयरन, याद रखिएगा क्वेश्चन भी, इन द कंट्री इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। क्वेश्चन भी पढ़ना है, आंसर भी पढ़ना है। हो सकता है अनटैप्ड आयरन पर डैश लगा होता, लेकिन अभी हमारा इसका आंसर है स्टील। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर एंड हैज साइंड डैश विद बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। तो भाई हमारी गवर्नमेंट ने क्या साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम एमओयू भी बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद ओडिशा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट डैश प्लांट। तो भाई ये पॉस्को प्लांट, आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में बॉक्स दिया हुआ है राइट साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो उससे आता है। इसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स बट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी अ डैश। तो जो फाइनल डिसीजन है वो हमेशा पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए। भाई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट हम लोग ही फॉर्म करवाते हैं। तो अगर कोई सबसे अच्छे से हमारे एस्पिरेशन को समझ सकता है तो भाई हमारी गवर्नमेंट है। इसलिए फाइनल डिसीजन में से एक पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए डेमोक्रेसी की, अगर हम इंडिया की बात करते हैं स्पेशली। इसके बाद ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ। तो यहाँ किन चीजों की बात करी जा रही है? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा आता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसके बाद भाई ये जो बॉक्स आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेफ्ट विंग और राइट विंग के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया है। एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत इजी है। इससे मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया क्योंकि इससे पूरे से एमसीक्यू आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है, या कौन से ऐसे दो विंग हैं जो होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपको पूरा बुक में देखने को मिल जाएगा, सब रीड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट हैज डैश मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। तो भाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का मीनिंग होता है। अब देखिए नीचे बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं, ये आप खुद पढ़िएगा, मैंने रिवीजन के लिए डाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट का आज की डेट में हम देखते हैं ना, तो एक नया मीनिंग ये सामने आ रहा है कि अगर आप मॉडर्न हो मतलब आप डेवलपमेंट आपका हो रहा है। और मॉडर्न मतलब क्या होता है? जब आप वेस्ट के जैसे बनते जा रहे हो। ऐसा पूरा इसमें दिया हुआ है कि जैसे जैसे वेस्ट का कल्चर चल रहा है, जैसे जैसे वेस्ट ग्रोथ कर रहा है, अगर हम भी उसी ग्रोथ को फॉलो कर रहे हैं मतलब हम डेवलपमेंट की ओर चल रहे हैं। इसको आप पूरा पढ़िएगा, जैसे पूरा दिया हुआ है। इट वाज बिलीव्ड दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट, व्हिच इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद आइडियाज ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक रेशनैलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर इसके बाद ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। तो कौन से दो मॉडल थे भाई? एक हमारा था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो यूरोप का बहुत सारा पार्ट और यूएस फॉलो करता था, और उसके बाद सोशलिस्ट मॉडल जो यूएसएसआर का था। हमने हमारे पॉलिटिकल साइंस के कोल्ड वॉर चैप्टर में ये पूरा देखा हुआ है। फिर देयर वर मैनी इन इंडिया देन हु वर डीपली इंप्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, दिस इंक्लूडेड। तो भाई सोवियत मॉडल से कौन लोग इंप्रेस रहते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लीडर्स दोज ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी, लीडर्स लाइक नेहरू विद इन द कांग्रेस, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर भी है ऑल ऑफ द अबव, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है। फिर द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन वाज बीइंग सीन प्राइमरली एज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द। तो भाई किसकी रिस्पांसिबिलिटी मानी जाती है? तो ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी मानी जाती है। फिर idea of planning as a process of rebuilding economy earned public support in the 90s, 40s and 50s। तो 1940s और 50s में हमें एकदम से देखने को मिल रहा था कि जो प्लानिंग होता है ना, इसके प्रति लोगों का पास सपोर्ट आ रहा था। तो इसके पीछे कौन से फैक्टर इन्वॉल्व थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है, द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ अगेंस्ट हैवी ऑड्स इन द सोवियत यूनियन इन 1930s एंड 1940s, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अ सेक्शन ऑफ द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट
got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. It was called the most important question. मतलब अगर मुझसे पूछेगा सबसे ज्यादा आने के चांसेस किससे हैं, तो भाई यही एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है। इसका आंसर है बॉम्बे प्लान। अब ये क्या था आप नीचे पढ़ लीजिएगा। द बॉम्बे प्लान वांटेड टू टेक द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. Soon after India became independent, the Planning Commission came into being. तो इंपॉर्टेंट है, अभी आगे से मैं नहीं पढ़ूंगा, आप रीड कर लीजिएगा। मैं बोल्ड भी कर देता हूं जो लाइन इंपॉर्टेंट होती है, जो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर द डैश वाज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर की, वहां पर भी सिमिलर चीज हमें देखने को मिली थी। ये नीचे ब्रैकेट का आप पढ़ लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक हमारा होता है भाई नॉन प्लान बजट और एक होता है हमारा प्लान बजट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर the draft of the first 5-year plan and then the actual plan document released in dash generated a lot of excitement in the country. तो December 1951 याद रखिएगा। फिर इसके बाद the excitement with planning reached its peak and the launching of the second 5-year plan in dash and continued somewhat till the third 5-year plan in dash and the fourth plan was due to start in dash. तो ये पूरे हमारे डेट्स वाले क्वेश्चन आ गए। तो मैंने फिर से क्वेश्चन विद आंसर लिख दिया जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। 1956, 1961 और 1966। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, by 1966 the novelty of planning had declined considerably and moreover India was facing acute economic crisis. The government decided to take a dash। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पहले आ चुका है, प्लान हॉलीडे। अब इसके बारे में नीचे मैंने दिया है, पढ़ लीजिएगा। फिर द फर्स्ट 5-year प्लान। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने एक ही बॉक्स में सब डाल दिया है क्योंकि इसका सिंपल रीजन है, इससे क्वेश्चन इन सबसे मिला जुला कर आते हैं। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर 5 हमारा प्लान कब आया था? 1951 से 56। तो इसका मेन था भाई कि कंट्री इकोनॉमी को पॉवर्टी से बाहर लेकर आना है। के एन राज नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लान। उसके बाद अगर हम फर्स्ट 5-year प्लान की बात करते हैं तो मेनली एग्रेरियन सेक्टर के लिए था, जहां पर इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन की हम बात कर रहे थे। हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को पार्टीशन से एक बहुत बड़ा झटका मिला था और यहाँ पर एक बहुत अर्जेंट अटेंशन की हमें जरूरत थी। बहुत सारे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हमें देखने को मिले थे, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है भाखरा नंगल डैम। तो ये आप पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आगे भी हम और बहुत सारी चीजें से रिलेटेड देखने वाले हैं। फिर इसके बाद सेकंड 5-year प्लान, इसको भी मैंने बॉक्स में डाला है, जो बोल्ड वाली चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड 5-year प्लान जो हमारा था, इसका डेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कब से कब तक ये रहा। आप सिंपल सा हिसाब लगा सकते हैं अगर आपको पहला पता है तो। उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज पर इसने मेन फोकस किया था। टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट और प्लानर्स ने मिलकर इसको ड्राफ्ट किया था, जिनकी किसकी लीडरशिप में किया था? पीसी महालनोबिस। पहला नाम के एन राज याद रखिएगा, इसमें पीसी महालनोबिस नाम आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आती है फिर, बिफोर दिस प्लान वाज फाइनलाइज्ड द कांग्रेस पार्टी एट इट्स सेशन हेल्ड एट अवधि नियर देन द मद्रास सिटी पास्ड एन इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन पास हुआ था? इट डिक्लेयर्ड दैट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल। उसने बोला था कि भाई सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमारा एक गोल है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैरिफ इंपोर्ट्स पर लगाए थे, हमने टैरिफ लगाना चालू कर दिया था। उसके बाद इंडिया को बहुत सारी प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज यूज करनी पड़ रही थी, टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदने के लिए, ग्लोबल मार्केट से हमें खरीदनी पड़ रही थी क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी के वे में इतना आगे उस समय नहीं था। उसके बाद इंडिया के जो प्लानर्स थे उनको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, एक प्रॉब्लम फेस करने को हमें मिल रहा था। उसके बाद राइट साइड, द थर्ड प्लान वाज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड। ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि अर्बन बाइस्ड प्लान है, अर्बन साइड पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कुछ का कहना था कि हमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिल रहा था, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर The planning commission was set up in dash by a simple resolution of the government of India. तो प्लानिंग कमीशन हमारा मार्च 1950। इसका नीति आयोग हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है, आगे हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए आप फास्ट फॉरवर्ड वाला बॉक्स पढ़ सकते हैं, आगे पूरा हम ये पढ़ रहे होंगे। उसके बाद अगर पूरी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक में कोई मुझसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स कौन सा है, तो ये वाला है। इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ ही जाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से रिलेटेड। सोर्स बेस्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे, केस स्टडी में देखने को मिल जाएंगे। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से कुछ भी खास नहीं है, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने पूरा समझा के रखा हुआ है। मेनली स्टेट ऑफ केरला की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद Gandhian economists like Dash proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जेसी कुमारप्पा जी की हम बात कर रहे हैं। फिर
dash a Congress leader who later broke from the party to form Bharatiya Lok Dal forcefully articulated that the case for keeping agriculture at the center of planning for India। तो यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं भाई, कौन कांग्रेस लीडर थे पुराने? चौधरी चरण सिंह। पॉलिटिकल साइंस में आप इनका नाम बहुत बार सुनेंगे। फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी इज अ डैश इकोनॉमी, ये तो हर ह्यूमैनिटीज के बच्चे को पता होगा, हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर द स्टेट इंटरवेंशन एंडेड अप क्रिएटिंग अ न्यू डैश that enjoyed the privileges of high salaries without much accountability। तो भाई यहाँ पर एक मिडिल क्लास फॉर्म हो गई थी। अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। फिर इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम फेस कंट्रोवर्सीज लाइक एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। फिर मेजर आउटकम्स, अब इसको भी मैंने बॉक्स में डाला है। आप बोलोगे भैया आप तो गजब आलसी कर रहे हो, आपने तो एमसीक्यू ही नहीं बनाए इसके, तो मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। ये आलसी नहीं है डियर, देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे मेजर आउटकम्स वाले हैं तो इसके एमसीक्यू कभी एक लाइन उठकर नहीं आते हैं। आपको इन्हीं में से 2-3 चीजें दे दी जाएंगी और उससे बोला जाएगा करेक्ट ऑप्शन बताइए। क्या पता ये लाइन दे दी जाए बाकी गलत दे दी जाए, तो इसका पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने पूरा एनसीईआरटी समझाया, यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी कट करके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। लैंड रिफॉर्म एक इंपॉर्टेंट आउटकम था। पॉलिटिकल पावर सिर्फ लैंड क्लासेस के पास रह गई थी। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फायदा हुआ था, पॉवर्टी में इतना हमें रिड्यूस कुछ देखने को मिल नहीं रहा था। उसके लार्ज हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे थे, मेगा डैम्स हमें देखने को मिल रहे थे, भाखरा नंगल, हीराकुद डैम हमें देखने को मिल रहे थे। मेनली क्यों? जिससे इरिगेशन अच्छा हो सके और पावर जनरेशन हमारा अच्छा हो सके। फिर सम ऑफ द हेवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर, स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए थे इस पीरियड में, और हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ हमारे मेजर आउटकम्स थे। क्वेश्चन नंबर 28, land reforms in the agrarian sector this period witnessed a serious attempt at land reforms. Perhaps the most significant and successful of these was the abolition of the colonial system of dash। यहाँ पर हिस्ट्री वाले बच्चों को ही पता होगा, हम जमींदारी की बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी में भी हमने बहुत पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 29, dash means the maximum size of land holdings an individual / फैमिली कैन ओन। तो भाई इसको बोलते हैं लैंड सीलिंग की, मतलब एक व्यक्ति या एक फैमिली मैक्स टू मैक्स कितना लैंड होल्ड कर सकती है। इसके बाद भाई ये फूड क्राइसिस, इस बॉक्स को भी आपको पढ़ना है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में समझाया, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसे एमसीक्यू नहीं बनते हैं, या आपको कुछ केस स्टडी में आ सकता है, या फिर आपको इससे 20 से एक आध लाइन वो पूछ सकते हैं। मेनली यहाँ पर हम बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्योंकि हमें बहुत हाई लेवल के फूड क्राइसिस देखने को मिल रहे थे, वहां जोनिंग के इश्यूज भी देखने को मिल रहे थे। आप एक बार इसको पढ़ेंगे, बहुत सिंपल दिया हुआ है, आपको सब समझ में आ जाएगा। दिक्कत जाती है एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 ग्रीन रेवोल्यूशन से आता है। बोर्ड में हमेशा पूरे पैराग्राफ से 3-4 पॉइंट निकाल लिए जाते हैं और उससे एमसीक्यू बना दिया जाता है, तो अच्छे से इसको आप समझिएगा। हमारे इंडिया में ना हम फूड क्राइसिस फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें दूसरी कंट्री से हेल्प करने लेनी पड़ जाती थी। तो मेनली हम यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस पर हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो इन रिटर्न यूएस ने हमको फोर्स किया कि हम कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस लेकर आए। तो इंडिया ने न्यू स्ट्रेटेजी अपनाई एग्रीकल्चर के लिए, जिसका ये हमारा सोचना था कि हमें फूड में सफिशिएंसी मिल जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम पुअर लोगों की तरफ ना जाकर, जो फार्मर पहले से अच्छे हैं, जिन एरिया में पहले से फैसिलिटीज अच्छी हैं, जहां पहले से इरिगेशन अच्छा है, वहां पर हम काम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज में अच्छी चीजें प्रोवाइड करी, अच्छे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा प्रोवाइड किए, जिसके बाद भाई प्रोडक्शन बढ़ सके। उसके बाद गवर्नमेंट ने सारे फार्मर्स को बोला कि भाई आपका प्रोड्यूस हम एक फिक्स्ड अमाउंट पर खरीदेंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो इसी सबको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग हमें देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा इससे फायदा अमीर पेजेंट्स और लैंड होल्डर्स को हुआ था, गरीब लोगों को इतना फायदा हमें देखने को नहीं मिला था। इसके बाद भाई क्रॉप में हमारी मॉडरेट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, मेनली हमें राइस व्हीट प्रोडक्शन में हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद एक चीज हुई जो सही नहीं थी, वो ये था कि डिवीजन और बढ़ गया था, मतलब रिच और रिच हो गए थे, पुअर थोड़े से नीचे रह गए थे। एक डिवीजन हमें पोलराइजेशन हमें देखने को मिल रहा था। ये आप जब एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्लासेस और रीजन के वीडियो में एक शार्प पोलराइजेशन हमें देखने को मिला था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बहुत ही प्रॉस्परस हो गए थे, लेकिन बाकी स्टेट एकदम बैकवर्ड ही रह गए थे। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। फिर यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसके बाद हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के 2 इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमें पुअर पेजेंट्री और लैंडलॉर्ड्स में एक स्टार्क
कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा था। लेफ्ट विंग के जितने भी लोग थे वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे थे, पुअर पेजेंट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने लेकर आ रहे थे। इसके बाद अगला हमें एक और इफेक्ट देखने को मिल रहा था कि जो मिडिल पेजेंट का एक सेक्शन सामने आ गया था, जिनकी मीडियम साइज होल्डिंग्स होती थी और धीरे धीरे करके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी हमें देखने को मिल रहे थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आता है, डैश, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकनेम्ड द मिल्कमैन ऑफ इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द स्टोरी ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड दैट लॉन्च्ड अमूल। तो भाई आप सबको पता होगा मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Based in Anand, a town in Gujarat, dash is a dairy cooperative movement joined by about 2.5 million milk producers in Gujarat. तो यहाँ पर हम अमूल की बात कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम पूरे इंडियंस को पता ही है। उसके बाद डैश पैटर्न became a uniquely appropriate model for rural development and poverty alleviation, spurring what has come to be known as the white revolution. तो भाई डैश क्या है, द अमूल की यहाँ पर हम फिर से बात कर रहे हैं। ये अमूल का जो पूरा सिस्टम हुआ था, इसका हमें एक व्हाइट रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा था। आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था, मैंने बहुत अच्छे से आपको उसमें समझाया है। In 1970, the rural development program called DASH was started. तो 1970 में कौन सा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? ऑपरेशन फ्लड। नीचे दिया हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद द पीरियड फ्रॉम 1967 onwards witnessed many new restrictions on private industry. Dash private banks were nationalized. The government announced many pro-poor programs. तो भाई कितने बैंक? 14 बैंक नेशनलाइज हो गए थे। इसके बाद which of these statement about the Bombay plan is incorrect? It was a blueprint for the India's economic future. It supported state ownership of industry. It was made by some leading industrialists. It supported strongly the idea of planning. तो भाई इसका आंसर है it was a blueprint for India's economic future. फिर which of the following ideas did not form part of the early phase of India's development policy? Planning, liberalization, cooperative farming, self-sufficiency. आप सबको पता होगा स्टार्टिंग में लिबरलाइजेशन हमारे प्लानिंग का पार्ट नहीं था। अच्छा, कई बार आपको लिबरलाइजेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन भी मिल सकता है, तो वो आंसर होगा ना, दोनों में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। दोनों हमारे स्टार्टिंग के पार्ट नहीं थे। इसके बाद the idea of planning in India was drawn from Bombay Plan, experiences of the Soviet bloc country, Gandhian vision of society, demand by peasant organization. तो इसका आंसर है all of the above. इसके बाद भाई ये मैचिंग आ जाती है, तो इसको आप देख लीजिएगा, मैंने इसके नीचे आंसर डाल दिए हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद Why J.C. Kumarappa supported the plan of industrialization of rural areas? नाम याद रखिएगा। For the ground level development, to help the poor, to escape the vicious circle of poverty, to boost up the econ. तो याद रखिएगा to escape the vicious circle of poverty, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद Dash was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. अभी हमने पीछे पढ़ा है, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से भी पीछे से बॉक्सेस पढ़े हुए, एमसीक्यू पढ़े होंगे, तो आपको इसका आंसर बनेगा। मॉडर्नाइजेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एग्रेरियन सोसाइटी, ड्राइव टू मैच्योरिटी, एज ऑफ हाई कंजप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसके बाद Which factor was responsible for discouraging research and development in manufacturing sector? इसका आंसर है export restrictions on good manufactured in India. इसके बाद the principle of land reform failed across the country. इसके आंसर है भाई ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड करप्शन इन द सोसाइटी। ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारा और करप्शन हमारी सोसाइटी में ज्यादा था, ये रीजन थे। फिर व्हेन वर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंडस्ट्रीज इम्पोज्ड? तो 1960s में ये हमें देखने को मिल गया था। फिर डैश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो भाई क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पब्लिक सेक्टर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, why were the tribal hostile to the development of Odisha? They feared loss of their employment as well their of lodgings. They were illiterate. They never liked intrusion of outsiders. All of the above. तो इसका आंसर है they feared loss of their employment as well as their lodgings. Important है, याद रखिएगा। Independence Day speech on 15 August 2014. Prime Minister नरेंद्र मोदी talked about the abolition of dash. तो ये नीति आयोग जो हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसके ये क्वेश्चन आंसर है, मतलब MCQ है। तो प्लानिंग कमीशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फिर डैश was constituted in place of planning commission on 1 January 2015 with the objective of providing the necessary and the technical advice to the union government regarding policy making at the central and state levels. यहाँ पर हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद द डैश ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड ही अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो भाई एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन है, हमारे चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के। याद रखिएगा, ये सैंपल पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत।
तो मेड इन इंडिया। इसके बाद द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वाज डैश एंड डैश इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो फर्स्ट की बात करते हैं तो अरविंद पनागरिया, और अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो डॉक्टर राजीव कुमार। इसके बाद consider these statements about नीति आयोग, find the wrong statement। नीति आयोग acts as the think tank of the union government, ये क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में आया था। नीति आयोग does not ensure the spirit of cooperative federalism। The Prime Minister of India is the ex officio chairperson of नीति आयोग। Dr. Rajiv is the current vice person of नीति आयोग। तो नीति आयोग does not ensure the spirit of cooperative federalism, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग सर्व्स एज अ डैश टैंक टू प्रमोट फेडरेशन वेयर एज गवर्नमेंट एक्ट एज डैश विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भाई इसका हमारा पहले का आंसर है कोऑपरेटिव और दूसरे का फैसिलिटेटर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। तो इसका आंसर है मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कोप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। फिर भाई इसके बाद हमारा एनडीसी का जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसमें ज्यादा एमसीक्यू नहीं बन रहे हैं, तो इसको मैंने एक ही पेज में डाला है, मैं आपको समझा देता हूं, इसको आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा। एनडीसी को हम राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से भी जानते हैं। एनडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये एक एपिक्स बॉडी है जो डिसीजन क्रिएटिंग डिलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया पर देखती है, प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट आता है 6 अगस्त 1952 को सेटअप हुई थी। इसका मेन था कि स्ट्रेंथन और मोबिलाइज करे एफर्ट को, रिसोर्सेज को नेशन के, जिससे 5 ईयर प्लान्स को सपोर्ट कर सके, जो प्लानिंग कमीशन बनाती थी। उसके बाद अगर काउंसिल की बात करते हैं तो वो कंप्राइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को पूरे स्टेट के या फिर उनके सब्स्टिट्यूट्स को, फिर यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को और नीति आयोग के मेंबर्स को। उसके बाद भाई अगर हम एनडीसी की बात करते हैं, इसको अबॉलिश करने का प्रपोज किया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया है। सिंपल सी बात है, जब से नीति आयोग बना है तो उसके बाद एनडीसी की कोई इतनी वैल्यू नहीं बचती है, क्योंकि दोनों की कंपोजिशन बहुत सिमिलर है। दिया हुआ एनडीसी हैज नो वर्क असाइंड टू इट, नॉट डिड इट हैव एनी मीटिंग्स। ना मीटिंग होती है ना इसको कोई वर्क दिया गया है। तो ये एनडीसी का आता है, इसको एक बार पढ़ लेंगे, आपके इसमें एमसीक्यू पूरे आपसे बन जाएंगे। आगे और एमसीक्यू मैंने इसके कवर कर दिए हैं। व्हिच एपिक्स बॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। इसका आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। फिर इसके बाद When the NDC was set up, तो भाई हमारा NDC सेटअप हुआ था 6 अगस्त 1952 को। अब इसके बाद भाई असर्शन रीजन हम कर लेते हैं। तो 4 ऑप्शन तो आपको पता ही होंगे असर्शन रीजन में क्या दिए रहते हैं, तो ये ऑप्शन मैंने हर जगह नहीं डाले, सीधा देख लेते हैं। तो पहला हमारा असर्शन आता है भाई नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। रीजन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो इसका आंसर है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फिर आता है द एग्जाम्पल ऑफ ओडिशा शोज अस दैट इट इज नॉट इनफ टू से दैट एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट। रीजन दिया हुआ फॉर डेवलपमेंट है सेम और सिमिलर मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। तो इसका आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसके बाद ह्यूज एलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक भाखड़ा नंगल डैम। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। तो भाई फिर से दोनों ट्रू हैं और एकदम एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब इसका केस स्टडी आता है, ये मैंने आपको कुछ बताने के लिए डाला है, वो ये है कि हम लोग केस स्टडी बस इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि एमसीक्यू में हम सब कवर कर चुके होते हैं। एकदम रैंडम मैंने कहीं से भी उठाकर केस स्टडी डाल दिया है, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, Which two model of modern development India did follow? मैंने आपको बता दिया है। Which model had least support in India? बॉक्स में मैंने इसका आपके बारे में बता दिया था, कैपिटलिस्ट। The budget is divided into which two part? ये मैंने आपको बता दिया है। When was the draft of first 5 year plan was released? ये भी मैंने आपको बता दिया है। और बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया होता है तो वो देखिए मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया, आपको वो केस स्टडी में ही देखने को मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द आंसर आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या मैप्स हो, सब हमारे चैनल पर आ चुका है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो शेयर तो बनता है, लाइक आप कर ही देंगे, कमेंट आप कर ही देंगे। बाकी अगर आपको जानना है भाई टाइम टेबल एक बहुत अच्छा, तो ऊपर एंड स्क्रीन मिल जाएगा। और मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।